हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में जूलॉजी के फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे। यहाँ पे ये बॉटनी टाइप कर दिया है तो सॉरी, इसको काट देना आप। ठीक है, जूलॉजी है। जूलॉजी जंतु विज्ञान, यूनिट फोर्थ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें हमने दो लेक्चर आपको प्रॉपर दे दिए हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन की एक क्लास थी और सेकंड क्लास में हमने बताया। देखो, पहली क्लास में सेल डिवीजन के बारे में, सेल साइकिल के बारे में बताया कि क्या होता है। फिर हमको बेसिकली दो टाइप के पढ़ने हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो सेकंड लेक्चर में माइटोसिस बताया था हमने आपको। और जो थर्ड लेक्चर है आज का, आज हम मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट के इसी में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि इसमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड आएगा। फिर प्रोफेज आएगा, जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट होगा। उसमें कई सारी कैटेगरी आएंगी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। ठीक है, डाइकाइनेसिस। तो इन सब में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है सबको। तो इन चीज़ों को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी हेडेक नहीं लेना है, मस्त तरीके से समझ में आएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको जहाँ मिलता है हमेशा की तरह वहीं पे मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे किसकी? मियोसिस की। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, ये जो है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है, जैसे कि हम इधर बता रहे हैं आपको शॉर्ट में, कि हम पढ़े थे पहले माइटोसिस। माइटोसिस में मैंने क्या बताया था, कितनी स्टेजेस होती थी। इसमें पहला होता था इंटरफेज, इंटरफेज। और इंटरफेज में अलग अलग प्रावस्थाएं होती थी। कौन कौन सी होती थी? जैसे कि इंटरफेज में आपका होता था G1, यस फेज और G2। फिर हम बताते थे आपको सेकंड यम फेज। क्या पढ़ाए थे? यम फेज। अब ये जो यम फेज है, इसमें हमने कई सारी कैटेगरी किया था। भाई दो कैटेगरी मेन थी, पहली थी कैरियोकाइनेसिस, सेकंड थी साइटोकाइनेसिस। फिर ये जो कैरियोकाइनेसिस है आपका, कैरियोकाइनेसिस, इसमें हमने पार्ट किए थे प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, देन उसके बाद में टेलोफेज, उसके बाद में आपका साइटोकाइनेसिस हुआ था। अच्छे से समझिए, ये ट्रेंड पहले आपको आना चाहिए। आउटलाइन जो है, बेसिक आउटलाइन, ये नहीं समझ पाओगे तो अंदर की चीजें समझ में नहीं आएंगी। माइटोसिस में क्या बताया था, दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज एंड यम फेज। ये जो इंटरफेज है, इसमें G1, यस और G2 आते थे। यम फेज को हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर फोर पार्ट थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सब में अलग अलग इवेंट होते हैं सेल साइकिल के दौरान। फिर साइटोकाइनेसिस से दो सेल बनती थी। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। मियोसिस में क्या होगा, एक तो आपका इंटरफेज होगा। क्या होगा? इंटरफेज। इंटरफेज में वही तीनों चीजें होंगी जो माइटोसिस में थी। G1 होगा, यस होगा और G2 होगा। फिर जो यम फेज है, अब इसमें देखो मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकंड हो गया। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है, इसमें होगा प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। फिर है मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। फिर है एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। फिर उसके बाद में क्या होगा,
उसके बाद में मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले बात समझो, जैसे यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज था, वैसे ही यहाँ भी है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें भी कई सारे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग स्टेज होती है और इसमें कई सारे इवेंट होते हैं, इसलिए इसमें हम लेप्टोटीन, लेप्टोटीन सेकंड है जाइगोटीन, जाइगोटीन, फिर आएगा आपका पैकेटीन, क्या आएगा, पैकेटीन, उसके बाद में आएगा आपका डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, देन उसके बाद में आएगा डाई काइनेसिस। ठीक, तो ये प्रोफेज के पार्ट होते हैं। फिर से समझो, मियोसिस में इंटरफेज तो होगा ही, इंटरफेज में G1 यस और G2 होगा। जो प्रोसेस माइटोसिस के G1 G2 और यस में होता था, सेम वही यहाँ भी होगा। G1 में सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी। यस में डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगी, और इसके अलावा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। G2 में सेल ऑर्गेनेल कुछ सिंथेसाइज होंगे, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। इंटरफेज का काम सेम वही है। फिर जो यम फेज होता है, उसमें दो पार्ट, यहाँ में मियोसिस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो जैसे मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट है, सेम ऐसे ही मियोसिस सेकंड में आपका प्रोफेज सेकंड होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड, फिर आएगा टीलोफेज सेकंड। ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमको पढ़ाना, ये कंप्लीट होगा मियोसिस। तो मियोसिस में देखो कितने सारे स्टेप हैं। पहले मियोसिस में आप G1 यस और G2 पढ़ोगे, जो कि सेम है माइटोसिस के जैसे, वही याद रखो, फिर भी काम चल जाएगा, फिर कोई डिफरेंस नहीं है विशेष। फिर हम मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट करके पढ़ते हैं। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट। अब यहाँ जो प्रोफेज है ये बहुत लंबा होता है। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है ये पूरे मियोसिस का सबसे बड़ा फेज है, इसलिए इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो इसको पढ़ने की जो हमारी अप्रोच रहेगी आज की, वो क्या है, इसको समझो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है। मियोसिस के बिना आप फिर आगे सोच ही नहीं सकते हो कि बायोलॉजी पढ़ सकते हो। जूलॉजी और बॉटनी कुछ नहीं समझ में आएगी, ये समझ लो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पहले लेक्चर में ही बोल दिया था, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जूलॉजी बॉटनी पढ़ना है, वरना हर जगह माइटोसिस मियोसिस लिखा होता है, आप जान ही नहीं पाते हो। समझ में आया? तो ये चीज पता होनी चाहिए। आज की अप्रोच हमारी ये है, सबसे पहले हम G1 यस और G2 के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, सेम काम यहाँ होगा। हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट का पहले प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले ये पांचों चीजें पढ़ेंगे, देन उसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। उसके बाद में हम आएंगे मियोसिस पर, सेकंड पर। यहाँ पे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड को समझेंगे। तो ये इतनी बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब हम सीधा चलते हैं मियोसिस पे। किस पे चलते हैं? मियोसिस। ठीक, मियोसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे आप सब मियोसिस, और हिंदी वाले लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन, या हिंदी में भी मियोसिस लिखा जाता है। द डिवीजन इन विच 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड मियोसिस। मतलब माइटोसिस में क्या होता था, एक सेल डिवाइड करती थी, पूरे प्रोसेस के बाद में दो सेल्स बनती थी जो कि आइडेंटिकल होती थी पेरेंट सेल के। यहाँ उल्टा हो रहा है सिस्टम। यहाँ देखो, जो माइटोसिस था ये क्या है? माइटोसिस जो आप पढ़ चुके हो इससे पहले वाले लेक्चर में, वहाँ डिप्लॉइड सेल अगर होती थी तो उससे दोनों सेल्स डिप्लॉइड ही बनती थी, और हूबहू हर प्रकार से अपने पेरेंट सेल के समान होती थी दोनों सेल्स। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में एक सेल से टोटल पूरा कंप्लीट होने के बाद में 4 सेल बनेंगी। क्या बनेंगी? 4 सेल। अगर ये डिप्लॉइड सेल में जो डिवीजन होगा मियोसिस,
इससे 4 सेल बनेंगी और सभी कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। कैसी होंगी, हैप्लॉइड। तो ये अपने पेरेंट के समान बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। समझ में आया। और इस प्रोसेस का जनरली यूज होता है गैमीटोजेनेसिस में, युग्मक जनन में। जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, तो वहां पे ये डिवीजन देखने को मिलता है। ये यहाँ पढ़ लोगे तो आपको कभी जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे किसी भी सेमेस्टर में, तो उस सेमेस्टर में आपको रिप्रोडक्शन में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि यहाँ पे एक जो डिप्लॉयड सेल है उससे 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा। पहली बात, ये माइटोसिस में क्या होता था, डिप्लॉयड सेल से 2 सेल बनती थी, दोनों डिप्लॉयड ही होती थी। अब आपके अंदर सवाल तो उठ रहा होगा कि यहाँ 2n है, 2n से 4n कैसे आ गए। ये चीज अभी हम आपको समझाएंगे, इसीलिए इसमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड है जी। ओवरऑल आपके समझने के लिए थोड़ा बता दूं, तसल्ली के लिए, वरना परेशानी होगी। ये 2n है, ये सेल डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनेंगी हैप्लॉइड, n और n। फिर ये जो दोनों सेल हैं n n वाली, ये कॉपी हो जाएंगी एज इट इज। तो इसमें ये हुआ तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट। और जो मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड, अब अच्छे से गौर करके देखना। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, 2n से जो डिप्लॉयड सेल थी, इससे 2 हैप्लॉइड सेल बनी। तो यहाँ पे गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है। तो ये माइटोसिस से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो आपका मियोसिस सेकंड है, इसमें हैप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड बनेंगी, जैसे माइटोसिस होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मियोसिस सेकंड जो है ये क्या भला माइटोसिस की तरह होता है। बिल्कुल, माइटोसिस में पढ़े थे आप कि 2n से 2 सेल बनती हैं, जो कि 2n ही होती हैं, डिप्लॉइड से 2 डिप्लॉइड बनती हैं। तो यहाँ डिप्लॉइड नहीं है, लेकिन हैप्लॉइड से दोनों सेल से हैप्लॉइड ही बन रही हैं। तो ये जो मियोसिस सेकंड है, ये बिल्कुल आप मान सकते हो कि माइटोसिस के जैसे होता है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट जो है ये डिफरेंट है। तो ओवरऑल आप देखोगे एक डिप्लॉयड सेल से आपको 4 हैप्लॉयड सेल्स मिलेंगी। लेकिन किस तरीके से मिली हैं ये आप देख रहे हो। फर्स्ट जो डिवीजन होगा इसमें, वो रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड हो जा रहे हैं। और फिर इनका माइटोसिस की तरीके से बस वही कॉपी होगा, जिससे ये 2 सेल्स 4 आइडेंटिकल सेल्स बनाएंगी। जो ये सेल्स जो हैं, ये इन वाली सेल के तो समान होंगी, लेकिन इससे डिफरेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। यहाँ जो सेकंड वाला डिवीजन हुआ है, ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स ये एक ही जैसी होंगी, बस कॉपी किया गया है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका फर्स्ट वाला, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या खेल होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया ये, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, मेरी एक एक बात को आपको ध्यान में रखना है, और वहीं से क्वेश्चन भी उठ के आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी बात समझ में आई। द डिवीजन इन विच 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड मियोसिस। दिस डिवीजन अकर्स इन जर्म सेल्स एंड बाय दिस डिवीजन गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब ये गैमीटोजेनेसिस में हेल्प करता है, वहीं पे होता है गैमीटोजेनेसिस में। ठीक है, ओवरी में और टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आप पढ़े होंगे, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ओवरी और टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस मैक्सिमम जर्म सेल्स में देखने को मिलता है, और इस डिवीजन के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन दिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ इन निबली फॉर्म्ड सेल्स। मतलब जो नई सेल्स आपकी बनेंगी उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। इधर हिंदी में भी आप उसको पढ़ सकते हो, वैसे भी मैं बस इंग्लिश के वर्ड पढ़ता हूँ, बोलता हिंदी में ही। सेकंड पॉइंट, दिस डिवीजन कंप्लीट इन फॉलोइंग 2 पार्ट्स। पहला है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और जिसको हम हेटेरोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड है
सेकंड मियोटिक डिवीजन और होमोटिपिक डिवीजन। अब इस बात को समझो, फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन इसको हेटेरोटिपिक बोल रहे हैं और सेकंड वाले को हम होमोटिपिक मतलब समान, होमोटिपिक मतलब बस कॉपी करना है और उसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, जो सेल्स बनेगी वो विषम प्रकार की होंगी, समान नहीं होंगी पेरेंट सेल के, ठीक। तो इसीलिए इसको होमोटिपिक और हेटेरोटिपिक भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और हेटेरोटिपिक डिवीजन, जिसको हम मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। तो हेडिंग लगाइएगा मियोसिस फर्स्ट। अब इसमें एक एक चीज पढ़ना है आपको। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जो डायग्राम मैंने आपको बनवाया उसको 4 बार प्रैक्टिस करिए, 4 बार बनाइए। इस तरीके से एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें हो रहा है मियोसिस। क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट से क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा। इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट रहे हैं, हाफ हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। इन इट टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब मियोसिस फर्स्ट से क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट जो है आपका, इससे 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। कैसी बनेंगी? 2 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। इट टेक्स प्लेस फॉलोइंग फेजेस। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है, ठीक। उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जो डायग्राम में बनाता हूँ वो आपको साथ साथ बनाने हैं। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, चीज़ों को कंसेप्चुअली समझना है, तो डायग्राम तो साथ में बनाने ही पड़ेंगे, ठीक। अब इसमें पहला जो स्टेज है, फेज है, वो है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। मैंने बताया था जो आपका मियोसिस फर्स्ट है, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे? इसमें आपका होगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें आपका होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन। इसके बाद में डाई काइनेसिस, डाई काइनेसिस। ये बात समझ में आई? मियोसिस फर्स्ट में पहले हम प्रोफेज पढ़ेंगे और प्रोफेज में इसके अंदर भी 5 स्टेप आते हैं, उन सब को पढ़ेंगे। फिर हम मेटाफेज पे जाएंगे, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो सबसे बड़ा फेज है, इसीलिए इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एंड कंप्लीट्स इन फॉलोइंग 5 स्टेजेस। फर्स्ट है लेप्टोटीन, सेकंड है जाइगोटीन, थर्ड है पैकेटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन और फिफ्थ है लास्ट वाला डायाकाइनेसिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट जो है, देखो प्रोफेज को बोलते हैं पूर्वावस्था प्रथम। अब इसमें जो 5 पार्ट है, लेप्टोटीन को बोलते हैं तनुपट्ट, जाइगोटीन को बोलते हैं युग्मपट्ट, पैकेटीन को बोलते हैं स्थूलपट्ट, डिप्लोटीन को बोलते हैं द्विपट्ट और डायाकाइनेसिस को बोलते हैं परागति क्रम। तो इतनी बात समझ में आई कि प्रोफेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी प्रावस्था है, पूरे डिवीजन की सबसे बड़ी प्रावस्था। इसलिए हमने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अब हम इन पांचों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आप लिख के ले लीजिए 100%। यहाँ से अगर क्वेश्चन ना आया तो पढ़ाना छोड़ दो, पक्का 100% आएगा यहाँ से। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे लेप्टोटीन। लेप्टोटीन हिंदी में बोलते हैं तनुपट्ट। इन दिस स्टेज क्रोमोसोम्स बिकम क्लियरली विजिबल एंड दीज आर थिन एंड लॉन्ग विद क्रोमोसोम्स। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है भाई, लेप्टोटीन में थिन होंगे क्योंकि इनका कंडेंसेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको अगर याद होगा तो माइटोसिस में हमने बताया था कि जो आपका प्रोफेज होता है, प्रोफेज, प्रोफेज के अंत तक क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, मतलब संघनित हो जाते हैं। तो ये प्रोफेज जो आप पढ़ रहे हो भाई, ये भी प्रोफेज, तो इसमें भी कंडेंस होना चाहिए, लेकिन प्रोफेज के लास्ट तक कंडेंस होते थे। तो ये जो है प्रोफेज की पहली स्टेप है,
प्रोफेज के लास्ट स्टेप कौन है? डाइकाइनेसिस। 5 स्टेप है ना प्रोफेज में, तो ये तो लेप्टोटीन तो स्टार्टिंग का फेज है, प्रोफेज का स्टार्टिंग का पार्ट है। तो इसमें हल्के से वो थिन होंगे, पतले होंगे और लॉन्ग होंगे, जिनको हम क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीज्ड। लेप्टोटीन के दौरान जो न्यूक्लियस है केंद्रक, उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ने लगेगा, बढ़ जाता है। लेप्टोटीन क्रोमोसोम्स शो पोलराइजेशन and their one or both ends are arranged toward nuclear membrane near the centriole। चलिए आगे हम बात करते हैं। सेकंड है आपका जाइगोटीन। क्या है? जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? इन दिस स्टेज क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड एंड बिकम शॉर्ट। अब जब भाई संघनित होंगे, थोड़ा कंडेंस होंगे, तो मोटे होंगे, तो थोड़ा शॉर्ट तो हो ही जाएंगे। भाई आप ऐसे समझिए कि ये क्रोमोसोम इतना पतला था, ठीक, ये जब कंडेंस होगा तो थोड़ा मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये प्रोसेस जाइगोटीन से स्टार्ट, कंडेंसेशन स्टार्ट, प्रोफेज जैसे स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है लेप्टोटीन से ही, लेकिन धीरे धीरे पूरे में चलता रहेगा, पूरे प्रोफेज के 5 स्टेप में चलता रहेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स। अब बात समझो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक व्हाइट पेज लेके आपको, ब्लैंक पेज, जिस पे चीजें समझा दूं। ये है एक सेल जो कि प्रोफेज फर्स्ट को दिखा रही है। यहाँ आपके इस तरीके से क्रोमोसोम होंगे कुछ, ठीक। मैं पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। ठीक, ये 2 पेयर हैं क्रोमोसोम के, ये पूरा कंप्लीट एक क्रोमोसोम है, ठीक। क्या है? एक क्रोमोसोम। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपके क्रोमोसोम होंगे, ठीक। ये 2 पेयर, एक पेयर क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक। अब प्रोफेज फर्स्ट जो है, इसमें क्या होगा? लेप्टोटीन होगा, जाइगोटीन होगा, पैकेटीन होगा, बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर घटनाएं घटती रहेंगी। तो सबसे पहले लेप्टोटीन आपने पढ़ा। लेप्टोटीन में क्या होगा? लेप्टोटीन में कुछ नहीं, बेसिक है, बस थोड़ा बहुत कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। देन उसके बाद में हम बता रहे हैं जाइगोटीन। क्या बता रहे हैं? जाइगोटीन। जाइगोटीन, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रावस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस तरीके से समझो, ये और ये मान लो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, इनका नंबर सेम होगा। मतलब आपको पता है कि हमारे क्रोमोसोम जो है पेयर में होते हैं। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, तो हम बोलते हैं 23 पेयर है। क्या बोलते हैं? 23 पेयर। क्योंकि हमारे अंदर देखो, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझो तभी समझ में आएगा। रिप्रोडक्शन के दौरान, जनन के दौरान, मेल और फीमेल दोनों से 23 क्रोमोसोम आपको मिलते हैं। तभी तो आपके कितने बनते हैं? 46 क्रोमोसोम। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं समझे थे, वो आज थर्ड सेमेस्टर में पछता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको अगर आती नहीं है तो चीज़ें समझने में आगे दिक्कत हो रही। 23 क्रोमोसोम आए थे हमारे में, 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। तो जो पहला पेयर है, पहला पेयर, उसमें 2 क्रोमोसोम है। पेयर का मतलब भाई जोड़ा ही तो हुआ। जो पहला जोड़ा है उसमें 2 क्रोमोसोम है, एक आया है मम्मी से और एक आया है पापा से। तो जो पहला पेयर है, इसमें मम्मी वाला पापा वाला दोनों की एक एक क्रोमोसोम। बात समझ में आई? तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है। इसी तरीके से तो हमारा दूसरा जोड़ा होगा, दूसरे जोड़े में भी 2 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि 2 जगह से आए हैं, एक मम्मी वाला होगा, एक पापा वाला होगा। तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ये साइज में लगभग समान होते हैं, लगभग क्या, नियरली सेम ही होते हैं, ठीक। और
जो इनमें जीन की पोजीशन होती है वो भी सेम होती है। अगर इसमें सेकंड पेयर जो है, इसमें मान लो एक क्रोमोसोम पे कि आपके आई कलर के जीन है, तो इसमें भी यहाँ पे आई कलर के जीन होंगे। इसीलिए तो क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि आपकी मम्मी की आंखें दूसरी कलर दूसरे टाइप का, पापा का दूसरे टाइप का है। ठीक, आपके मान लो पापा के बाल घुंघराले हैं, मम्मी के स्ट्रेट हैं, इस तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ पे जब रिकॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो ये आदान प्रदान हो जाएंगी चीजें। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है युग्मक जनन के दौरान, गैमीटोजेनेसिस के दौरान, तब ये प्रोसेस घटता है मियोसिस। तो अगर वहां पे ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, जीनों की अदला बदली हुई, तो आप में लक्षण इसी तरीके से तो ट्रांसफर होते हैं। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में यहाँ पेयरिंग होती है। क्या होती है, पेयरिंग होती है। जाइगोटीन में होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम के बीच में क्या होगी, पेयरिंग होगी। क्या होगी, पेयरिंग होगी। ठीक, ये बात समझ में आई। पेयरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो क्रोमोसोम है, ये वाला और आपका ये वाला, अब ये दोनों थोड़े थोड़े पार्ट इसमें, अब ये जो भाई क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, डीएनए में जीन होते हैं, तो ये जो पार्ट है इनमें भी जीन होंगे। तो इनके जीन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, ऐसे आप समझिए। ठीक, ये वाला जो आपका क्रोमोसोम था, इसमें थोड़ा पार्ट आपका किसका आ गया, जो हरा वाला दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम था। और जो आपका दूसरा वाला क्रोमोसोम है उसमें थोड़ा सा पार्ट उस वाले होमोलोगस का आ गया। ये बात समझ में आई। तो जीन का एक्सचेंज हो गया। अब ये प्रोसेस पूरा होता कैसे है उसको समझो, कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर। तो सबसे पहले पेयर बनाए आपस में इस तरीके से। पहले क्या बनाए, पेयर बनाए थे, इसको यहाँ पे पेयर बनाना, फिर एक्सचेंज हुई चीजें। इन दिस पेयर वन क्रोमोसोम इज ऑफ मदर एंड वन इज ऑफ फादर। तो एक मदर से एक फादर से आया और इस तरीके से पेयरिंग हुई। दिस पेयर इज कॉल्ड बाईवैलेंट। अब ये जो पेयर बना है, जोड़ा, इसको बोलते हैं बाईवैलेंट। एंड फॉर्मेशन ऑफ पेयर इज कॉल्ड सिनेप्सिस। और ये भैया हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्सिस किसके दौरान होता है, कौन से फेज में होता है। तो आपको याद रखना है जाइगोटीन में होता है। कभी कभी थोड़ा चतुराई से बनाते हैं ना एग्जामिनर क्वेश्चन, तो क्या पूछते हैं आपसे कि जो सिनेप्सिस होता है किस स्टेज में होता है, फिर उसमें जाइगोटीन ऑप्शन ही नहीं होता है। उसमें लिख देते हैं प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, फिर लिख देंगे आपका पैकेटीन, फिर लिख देंगे डाइकाइनेसिस। अब आप ढूंढ रहे हो कि सिनेप्सिस तो जाइगोटीन में होता था, तो आपको ये नहीं पता है भाई कि जाइगोटीन प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आता है, तो आपको प्रोफेज फर्स्ट टिक करना होगा। मैं हर चीज आपको बता रहा हूँ, इतने अच्छे से आपको यूट्यूब पे तो कोई नहीं समझाएगा, ये तो पक्का है। पर डे क्लास होगी, पैसे लेके पढ़ाएंगे तो भले ही थोड़ा डिटेल में पढ़ाएं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री में इतने डिटेल में क्लास पा रहे हो, उसका फायदा आप नहीं उठा पाए तो आगे चल के भी पछताना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो जाइगोटीन है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। अब आपको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। मियोसिस कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो वहां पे मेल और फीमेल के दो, जो मदर और फादर के क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, जाइगोटीन के अंदर उसमें पेयरिंग होती है। पेयरिंग से क्या बनता है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है, इसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं। और इस बाइवेलेंट से जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। हिंदी में सिनेप्सिस को बोलते हैं युग्मन। क्या बोलते हैं, युग्मन। भाई हिंदी वालों में युग्मन सीधे लिख के आता है पेपर में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला पार्ट। अगला इसमें स्टेप आता है थर्ड, पैकेटीन। इन दिस स्टेज ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडनली to form two sister chromatids. The chromatids of different chromosome are called non-sister chromatid. मतलब समझ में आया या नहीं समझ में आया। क्रोमेटिड किसको बोलते हैं हम, भाई ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है। भाई क्रोमोसोम में हमने आपको बताया था
मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, तो इसमें एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। बात समझ में आ रही? ये जब एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, तो इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अगर हम दूसरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे ही बना रहे हैं, ये भाई दो क्रोमोसोम है ना, तो ऐसे ही हमने दो होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिए। ये और ये आपस में क्या है? ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। और अगर हम बात करें ये और ये, भाई एक ये भी एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। बात समझ में आई इतनी या नहीं समझ में आई? इन दिस स्टेज ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली टू फॉर्म टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब पैकेटीन में क्या होगा, जो आपके सिंगल क्रोमेटिड थे, ये लॉन्गिट्यूडनली दो इस तरीके से, क्रोमोसोम एक ही रहेगा, क्रोमेटिड दो बन जाएंगे, तो दोनों होमोलोगस में इस तरीके से बनेंगे टू फॉर्म टू सिस्टर क्रोमेटिड। द क्रोमेटिड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब अलग अलग, इन दोनों के अलग अलग जो क्रोमोसोम हैं, इनके क्रोमेटिड को हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और एक ही क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। बात समझ में आ गई ना? चलिए भाई अगले पार्ट में हम मूव करते हैं। संभावना है समझ में आ रही होंगी चीज़ें। 3-4 बार देख लेना इस लेक्चर को, तभी समझ में आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है दिखने वाली प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी दिख रहा होगा। पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म 4 क्रोमेटिड। अब मतलब देखो अच्छे से समझो। अब एक क्रोमोसोम आपका ये है, ठीक, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि पैकेटीन में, जाइगोटीन में चिपक गया था। इससे क्या हुआ था? इससे चिपक गया था, इस तरीके से चिपका था ना। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी हुआ था। ये जो है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी हुआ था, रिकॉम्बिनेशन हुआ था ना, तो इस तरीके से ये चिपका हुआ था। अब ये पूरा है एक ही क्रोमोसोम, लेकिन इसमें क्रोमेटिड, क्रोमेटिड कितने हैं? इसमें जो क्रोमेटिड हैं वो 4 हैं, क्योंकि दो ये वाले क्रोमेटिड हैं और दो ये वाले क्रोमेटिड हैं, तो टोटल 4 क्रोमेटिड हैं। कितने हैं? 4 क्रोमेटिड हैं। ये इतनी बात समझ में आई? इसमें टोटल कितने क्रोमेटिड हैं? 4 क्रोमेटिड हैं। 4 क्रोमेटिड हैं। एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड हैं। दो मदर के क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं। भाई एक क्रोमोसोम, पूरा ये एक क्रोमोसोम है, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ? दिस स्टेज इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं इसको? पैकेटीन में टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट पूछा जाता है कब बनता है, तो पैकेटीन में बनता है। टेट्रावैलेंट क्यों बोला हमने? भाई इसमें 4 क्रोमेटिड है। क्या है? 4 क्रोमेटिड है। अ कनेक्शन इन फॉर्म्ड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड काइज मेटा। क्या बोलते हैं? काइज मेटा। बात समझ में आई? थ्रो काइज मेटा एक्सचेंज ऑफ जीन्स टेक प्लेस बिटवीन दीज क्रोमेटिड्स। दिस एक्सचेंज ऑफ जीन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो भैया क्रॉसिंग ओवर किस में मिलता है? पैकेटीन में मिलता है। किस में मिलता है? पैकेटीन में मिलता है। अब हम बात करते हैं डिप्लोटीन की। फोर्थ प्रावस्था है डिप्लोटीन। ये क्वेश्चन याद रखना, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में, और सिनेप्सिस जाइगोटीन में। क्वेश्चन बिल्कुल माने हुए क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाने वाले। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज सेपरेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज स्टार्टेड, but they remain united by chiasmata. The diplotin stage may last for week, मतलब इसमें टाइम भी लग सकता है, मंथ और इवन ईयर्स। बाय द एंड ऑफ डिप्लोटीन टाइट पेयरिंग इज रिलैक्स्ड। जो पेयरिंग थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और यही वो प्रावस्था है जिसमें रुक सकती है प्रोसेस, और काफी दिनों तक भी चल सकता है। अब हम बात करते हैं डाइकाइनेसिस की, परागत क्रम। डाइकाइनेसिस इन दिस स्टेज मूवमेंट ऑफ काइएजमेटा टेक्स प्लेस। हाँ भाई, इसमें काइएजमेटा जो है उसकी मूवमेंट होती है। Form the centromere towards the ends of chromosome. This movement of chiasmata is called terminalization. तो आपसे पूछा जाता है कि काइएजमेटा का टर्मिनलाइजेशन, मतलब काइएजमेटा का उपांत्य भवन किस प्रोसेस के दौरान होता है, तो वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइएजमेटा। द टर्मिनलाइजेशन कंटिन्यूज
टिल द काइज मेटा डिसअपियर्स, काइज मेटा का उपांति भौन होगा यहाँ पे, खत्म हो जाएगा। द क्रोमेटिड्स आर लॉस्ट एंड इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अपीयर, ठीक, तो अलग अलग क्रोमोसोम अब अलग हो जाएंगे, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था, काइज मेटा बना था, वो अब अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर आल्सो स्टार्टेड। ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने आपको माइटोसिस में बताया था, माइटोसिस में क्या बताया था कि जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या क्या हो रहा था, जो उसमें गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब डिसअपेयर हो रहे थे प्रोफेज के लास्ट में। तो यहाँ जो प्रोफेज फर्स्ट आप पढ़े हो, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, तो प्रोफेज फर्स्ट के में 5 पार्ट थे, तो इसके भी लास्ट में आते आते डाइकाइनेसिस के बाद में क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, केंद्रिका और केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है और कुछ जैसे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब डिसअपेयर हो जाएंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर आल्सो स्टार्टेड। मतलब यहाँ पे आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये लेक्चर आज हम यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक। जितना मैंने पढ़ाया इतना आपको समझ लेना है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसलिए हम मेटाफेज से आगे स्टार्ट करेंगे। समस्या यही है कि सभी चीज़ें अगर एक ही लेक्चर में आज मैंने आपको बता दिया तो आप पक्का इसमें कन्फ्यूज जरूर होगे। तो इतनी चीज़ें पहले कई बार आप रिवाइज करना, फिर हम अगले लेक्चर में मेटाफेज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।